हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द बीकॉम क्लासेस में। तो आज हम बीकॉम क्लासेस के इस चैनल में इस वीडियो में मैं आपको व्यवसाय प्रबंधन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल दी थी, आप लोगों ने देखी भी थी उस वीडियोज़ को। तो आज जो है ना, आज कंटिन्यू पूरी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है हमारी प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की, और मैं इसको पूरा ख़त्म करके ही अब दम लूँगा। आपको पूरी वीडियो, पूरे नोट्स यहीं से मिल जाएंगे, तो आप कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो हमारा व्यवसाय प्रबंधन के सिद्धांत का जो पहला होता है वो होता है नियोजन। पहला क्या होता है? नियोजन। इसमें बहुत सारे होते हैं जो मैंने पिछली वीडियो को बताए थे, नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा, जैसे बहुत सारी कार्य करना पड़ता है, जिसमें पहला जो होता है वो हमारा होता है नियोजन। पहला कार्य क्या होता है हमारा? नियोजन करना। नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग करना। समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत प्लानिंग से क्या मकसद है प्लानिंग का। तो नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना। तो प्लानिंग कैसी करना, उसके बारे में है। कल के कार्य का आज निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन क्या कहलाता है? कल के कार्य, यानी जो काम हम कल करेंगे उसकी प्लानिंग कर लेना। आप देखते हो आपके घर में कभी शादी होती है, तो शादी होने से पहले बहुत सारी तैयारियां करी जाती, प्लानिंग करी जाती है। बहुत लोगों, हमारे घर के जितने सदस्य होते हैं सबको अपना अपना काम बांट दिया जाता है। तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, तुम वो काम करोगे। इसी तरह से हम जब नियोजन करते हैं, किसी कंपनी को खोलने जाते हैं, किसी कंपनी को शुरू करने जाते हैं, तो उससे पहले हम उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग का मतलब है कि हम उसमें क्या, कितने कारीगर रहेंगे, वो क्या क्या काम करेंगे, कितने मैनेजमेंट हो, कैसे मैनेजमेंट होगा, किस तरह से मैनेजमेंट होगा, डायरेक्टर क्या कार्य होगा, मैनेजर का क्या कार्य होगा, और बाकी हमारे कर्मचारियों का क्या कार्य होगा, मजदूर कितने होंगे, कितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कितना प्रोडक्शन होगा, किस तरह से प्रोडक्शन होगा। इस सब की प्लानिंग करना, यानी जो काम अभी हमने किया नहीं है ना, शुरू करा है, उसको शुरू करने से पहले उसके बारे में जान लेना, उसकी प्लानिंग कर लेना कि हमें कैसे करना है काम को। वही हमारी क्या होती है? वही हमारी होती है प्लानिंग, नियोजन। इसकी मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है, लक्ष्य के निर्धारण तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए, मोटिव बनाने के लिए कि हमें क्या कार्य करना है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमने मोटिव बना लिया है, जो हमने लक्ष्य बना लिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि जो हमने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे एक कंपनी खोलना है। अब ये तो मेरा लक्ष्य है, ये मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे एक कंपनी खोलना है, लेकिन उसको पूरा करने को, प्राप्त करने के लिए अब मैं कंपनी खोलूंगा कैसे, उसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, उठाए गए कदमों की प्रक्रिया को ही नियोजन कहते हैं। उसके लिए जितने मैं कदम उठाऊंगा, यानी जितने मैं काम करूंगा, जो कार्य करूंगा, वो सब नियोजन के अंतर्गत आएगा, प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। मानी अभी मैंने अपनी कंपनी खोली नहीं है ना, मैं अभी कंपनी में नहीं खोली, लेकिन खोलने से पहले मैं उसके बारे में जान रहा हूँ कि कंपनी कैसे खुलेगी, क्या होगा, किस तरह से होगा, उसमें क्या क्या कार्य करना पड़ेंगे, कैसे कैसे लोग रखना पड़ेंगे, ये सब प्लानिंग करना, पूरा एक ढांचा तैयार कर लेना, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना कि क्या क्या काम किस तरह से होगा, वही हमारा नियोजन कहलाता है। तो ये तो था हमारी नियोजन की परिभाषा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी नियोजन का मतलब क्या है। कल के कार्य के बारे में आज प्लानिंग कर लेना। मुझे 2 दिन पहले कानपुर जाना है, लेकिन जब 2 दिन पहले जाना है, लेकिन मैं उसके बारे में आज ही कर लूँ कि मैं कानपुर जाऊँगा तो मैं क्या क्या मैं अपने कपड़े रखूँ, किस तरह से मैं जाऊँगा, कौन सी बस से जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा या किस चीज़ से जाऊँगा। तो ये सब चीज़ों को प्लानिंग करना। इसी तरह से कंपनी में प्लानिंग करी जाती है कि प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो काम अभी हुआ नहीं है उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वो काम अच्छे से निपट सके, बिल्कुल सही से हो जाए। अगला है इसकी विशेषताएँ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहला है इसमें कि लक्ष्यों तथा उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है। क्या करा जाता है प्लानिंग में? सबसे पहले कार्य क्या करा जाता है कि लक्ष्य और उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या मोटिव है, उस पर जोर देते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? कंपनी खोलना। अब उसमें क्या क्या उद्देश्य हैं हमारे, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर इसमें गौर दिया जाता है। दूसरा है कठिनाइयों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। कठिनाइयों का पूर्वानुमान लगाने का मतलब कि मैं कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब कंपनी खोलने के बाद जो मेरे पास कठिनाइयाँ आएंगी, जो मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों का समझ के, अगर बाज़ार में रेट गिर गया या बाज़ार का रेट गिर गया, उठ गया, या बाज़ार में जिस चीज़ का मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ उसके कच्चे माल की कमी हो जाए तो मैं क्या करूँगा। तो ये सारी चीज़ों का अनुमान लगाना कि क्या क्या कठिनाइयाँ मुझे हो सकती हैं। समझ में आ रहा है कि मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं कंपनी में, वो सारी चीज़ों का पहले से एक अनुमान लगा लेना। तो ये काम हम नियोजन के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है हमारा कठिनाइयों को दूर करने को उपाय। अब ऊपर तो हमने पूर्वानुमान लगा लिया, लेकिन
अब उसका हमें क्या सोचना है कि हमें ये तो मालूम है कि जो जो हमारी कठिनाइयाँ होंगी, अब उन कठिनाइयों से हम निपटेंगे कैसे, इसके बारे में भी पता कर लेना, इसके बारे में सोच लेना, समझ लेना कि हमारी जो कठिनाइयाँ मिलेंगी, जैसे मान लीजिए कच्चा माल कम हो गया मार्केट में, जो जिस चीज़ का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसका कच्चा माल मार्केट में उपलब्ध नहीं है, कम हो गया या ऊंची रेट पर मिलने लगा, तो अब ये कठिनाई है ना मेरे लिए। तो इस कठिनाई से मैं कैसे निपटूंगा, यहाँ मिल जाएगा या दूसरे किसी बाज़ार किसी और मार्केट से मैं उठाऊँ, किस तरह उठाऊँ कि मुझे सस्ता पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से अनुमान लगाना, मतलब आने वाली मुसीबत का पहले से अनुमान लगा लेना और उसके बचाव के उपाय सोच लेना। अगला है लोचदार होनी चाहिए। कैसी हो चाहिए, लोचदार। लोचदार का मतलब ये है कि अगर यदि हमें कुछ चीज़ें, कुछ नियम बदलना पड़े तो हमारे कंपनी को कोई नुकसान ना हो, लोचदार होनी चाहिए। कुछ अगर कुछ हमें घटाना, प्रोडक्शन घटाना या बढ़ाना पड़ जाए, या कुछ और चीज़ हमें घटाना बढ़ाना चाहे, नियमों में कुछ नियम को बदलना पड़ जाए थोड़े बहुत, तो उसमें हमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, थोड़ा लोच होना चाहिए हमारे उसमें। दूसरा है नियोजन सर्वव्यापकता होनी चाहिए। नियोजन कैसे हो जाए, सर्वव्यापकता होनी, सर्वव्यापकता मतलब सभी जगह लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो यहाँ लागू हो रहा है वो कहीं और नहीं लागू होगा, सर्वव्यापक होना चाहिए। आपका नियोजन, आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो इस प्रकार की इसी कंपनी में या इस प्रकार की तुम्हारी दूसरी कंपनी, उसमें भी वही नियम लागू हो जाए, नियोजन लागू हो जाए। तो मतलब क्या, सर्वव्यापक होना चाहिए, सभी जगह लागू होने वाला। तीसरा, साधनों की सीमितता पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी, प्लानिंग करते टाइम क्या करना, हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, प्लानिंग इस तरह करना चाहिए कि जो जो साधन हमारे पास हैं उन्हीं साधनों का उपयोग किया जा सके। सपोज दैट मुझे एक वीडियो बनाना है, समझ में आ रहा है। अभी तक मैं वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी प्लानिंग क्या होती है कि मुझे एक मार्कर चाहिए, एक वाइट बोर्ड चाहिए, ठीक है, ये मेरी प्लानिंग है। उस प्लानिंग से, लेकिन अगर मैं प्लानिंग ये करूँ कि मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर वीडियो बनाना, जो मेरे पास है ही नहीं, तो मतलब हमें अपने साधनों को ध्यान में रखकर कि मेरे पास ये वाला वाइट बोर्ड है, तो मैं इसी वाले वाइट बोर्ड के लिए प्लानिंग करूं। प्लानिंग मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड पर, बनाना मुझे इस पर वीडियो। इस तरह नहीं होना चाहिए। जितने हमारे पास साधन हैं उन्हीं साधनों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। जो जो साधन हमारे पास है, जो जो मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं, उन्हीं मशीनों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। दूसरा क्या है, यह एक प्राथमिक प्रक्रिया है। इसकी विशेषता क्या है कि यह एक प्राथमिक प्रक्रिया, मतलब सबसे पहले की जाने वाली प्रक्रिया। कोई भी कंपनी खोलने से पहले आप उसकी क्या करेंगे, उसकी अच्छे से जांच करेंगे कि हमें कंपनी में क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या मतलब एक प्लानिंग करेंगे, पूरे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ढांचा तैयार करेंगे क्या क्या करना है उसका में। तो सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि आप प्लानिंग करेंगे। अब घर से बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो भी प्लानिंग करते हैं, घर में कोई शादी हो तो भी हम प्लानिंग करते हैं, कोई माहौल हो तो भी हम प्लानिंग करना पड़ती है। मतलब हर चीज़ में हमें प्लानिंग करना पड़ती है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। अगला है नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। ये कैसी सतत प्रक्रिया में लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज प्लानिंग करनी फिर उसके बाद हमें प्लानिंग नहीं करना पड़ेगी। आज प्लानिंग करना पड़ेगी, आज के बाद फिर कभी भी अगर जरूरत पड़ गई तो फिर प्लानिंग करना, मतलब एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगला है ये नियंत्रण से पूर्व आती है, मतलब सबसे पहली प्रक्रिया है। नियोजन के बाद ही नियंत्रण आता है। पहले हम नियोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर उस पर नियंत्रण करेंगे। तो ये नियोजन से पहले आने वाली प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। चल रहा है उसी नियोजन का, ये हमारा अगला टॉपिक है, नियोजन का महत्व। नियोजन का महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है नियोजन की। तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है, नियोजन संगठन को प्रभावी बनाता है। नियोजन क्या करता है, जो संगठन को प्रभावी बनाता है। संगठन को प्रभावी कैसे बनाता है, क्यों, नियोजन के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के हिसाब से हमें किन किन लोगों की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए हमें कोई एक व्यवसाय शुरू करना है, तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे, हमें किस प्रकार का व्यवसाय शुरू करना, तो हम उसी प्रकार के कारीगरों को, उसी प्रकार के उत्तीर्ण जो उस क्षेत्र में उत्तीर्ण लोग होंगे उनको हम हायर करेंगे। तो क्या करता है संगठन, जो हमारा संगठन बनकर तैयार होगा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार होगा, वो क्या होगा, प्रभावी रूप से काम करेगा। क्यों, क्योंकि हम उसी के अनुरूप लोगों को अपने यहाँ ज्वाइन करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो नियोजन क्या करता है, संगठन को प्रभावी बनाता है। दूसरा है नियोजन कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। नियोजन से क्या होता है, कर्मचारी जो हमारे तो कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक टारगेट दे दिया जाता है, उस टारगेट पर ही काम करते हैं और जल्द से जल्द उस टारगेट को पूरा करने की, अचीव करने की कोशिश करते हैं।
अगला है सभी विभागों में समानता स्थापित हो जाती है, क्योंकि सभी विभागों का, जितने भी हमारी कंपनी विभाग होंगे, सभी का एक ही मोटिव होता है कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर लें। तो क्या होगा, सब में समानता होती है, सब एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या है कि सभी में सामान्यता आ जाती है, सभी का एक ही मकसद होता है कि एक ही उद्देश्य होता है कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगला है प्रतिस्पर्धा को वृद्धि देता है। इससे क्या होता है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है। प्रतिस्पर्धा के में वृद्धि का मतलब ये है कि जो हमारी प्रतिस्पर्धा है दूसरों से के साथ, वो क्या हो जाती, बढ़ जाती, ताकि हम उनसे आगे निकलना चाहते हैं। कंपटीशन हमारा बढ़ जाता है, हम उससे आगे निकलना चाहते हैं, सामने वाले से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला है आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम कोई प्लानिंग कर लेते हैं तो उसमें हमारा आत्मविश्वास जो है ना, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हम पूरी चीज़ प्लानिंग कर चुके हैं, उसी प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो हमें वो टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बढ़ जाता है हमारा आत्मविश्वास। अगला है साधनों का सही प्रयोग हो जाता है, क्योंकि हम प्लानिंग, अभी हमने इससे पहले बताया था कि प्लानिंग करने से पहले हमें क्या करना, जो हमारे साधन उनको ध्यान में रखकर उससे प्लानिंग करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो हमारे साधन का सही प्रयोग हो जाएगा, किस साधन का क्या प्रयोग है ये हम पहले से सोच लेंगे, उस हिसाब से ही हम कार्य करेंगे। अगला है छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए आवश्यक होता है। सभी लोग, आज के टाइम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्लानिंग नहीं करता है। सभी, कोई छोटे स्तर पर प्लानिंग करता है, कोई बड़े स्तर पर प्लानिंग करता है, लेकिन प्लानिंग सभी को करना पड़ती है। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी प्लानिंग करना पड़ती है। एक घर बनवाने से पहले भी आप लोगों को प्लानिंग करना पड़ती है कि घर किस जगह पर बनेगा, कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, किस तरह की डिज़ाइन होगी, मतलब सभी तरह का प्लानिंग हर एक इंसान को प्लानिंग करना पड़ता है, चाहे वो व्यवसाय में हो या व्यवसाय में नहीं हो। एक नेता को प्लानिंग करना पड़ती है कि उसको किस जगह पर वोट ज़्यादा मिलेंगे, नहीं जिस जगह पर नहीं मिलेंगे उस जगह पर ज़्यादा प्रचार करना। तो मतलब हर जगह हमें प्लानिंग पहले करना पड़ती है। अगला उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में सबसे पहला है कि ये दिशा निर्धारित कर देता है, ये हमें एक डायरेक्शन दे देता है। प्लानिंग क्या करता है, हमें एक डायरेक्शन दे देता है, फिर हमें उसी डायरेक्शन में जाना होता है। प्लानिंग क्या होता है, हमें एक दिशा दे देता है, एक दिशा ने हमें निर्धारित कर देता है कि तुम्हें ये टारगेट अचीव करना, मतलब अब तुम्हें यहीं जाना है। तो हमारे क्या होता है, हमारा जो मोटिव है वो सारा, हमारा जो सारा ध्यान है सब उस दिशा पर केंद्रित हो जाता है। अगला साधनों का विवेकपूर्ण बंटवारा। इससे क्या होता है, साधनों, जितने हमारे पास साधन है, जितने भी हमारे पास उस साधन है, उन सब का सभी विभागों के बीच बंटवारा कर देते हैं कि कौन सा साधन किस विभाग के लिए उपयोगी है, वो हम उसे दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, साधनों का विवेकपूर्ण बंटवारा हो जाता है, सबको अपने अपने साधन मिल जाते हैं, सबको अपने अपने काम करने के औजार मिल जाते हैं, वो उससे अपना कार्य करते हैं। अगला प्रबंधकों के कार्य में सहायक। इससे क्या होता है, प्रबंधकों का जो कार्य होता है वो बहुत ही सहायक हो जाता है, सही हो जाता है, थोड़ा सुलभ हो जाता है। क्यों हो जाता है, कि उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है, बस वो उसी को कार्य को करने लगते हैं। आगे आते हैं इसकी समस्याएं क्या है। देखिए, जो कार्य होता है उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं भी खड़ी होती हैं। तो क्या समस्याएं हमारी खड़ी हो सकती हैं नियोजन में। सबसे पहला है कि अगर हम किसी चीज़ की प्लानिंग पहले से कर लें तो भविष्य की अनिश्चितता रहती है कि भविष्य में पता नहीं वो प्लान जो हमने आज को देखकर बनाया है, शायद ये भविष्य में वो काम आए ना आए, है ना। नई टेक्नोलॉजी रोज़ बढ़ रही है, रोज़ कुछ ना कुछ बाजार में नया देखने को मिल रहा है, तो पता लगे हमने आज के हिसाब से प्लानिंग कर ली, वो पता लगे आगे जाके वो प्लानिंग काम ही ना आए, आगे जाके वो प्लानिंग क्यों काम ना है, क्यों भविष्य में पता नहीं कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए, उससे उत्पादन और बढ़ जाए, हम पुरानी टेक्नोलॉजी से प्लानिंग करे बैठे हुए, तो इसमें भविष्य की अनिश्चितताएं रहती हैं। अगला शीघ्र परिवर्तन समस्या। यदि कोई परिवर्तन हो जाए उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम कार्य करते हैं, उसको कोई परिवर्तन हो जाए तो हमारी प्लानिंग ठप हो जाती है। दूसरा है अधिक खर्चीली। इसमें खर्चा बहुत होता है, हर विभाग के लिए अलग अलग प्लानिंग करना, प्लानिंग करने के लिए उसके उद्देश्य को, मोटिव को निर्धारित करना। लोच का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जब कहते हैं भविष्य में अनिश्चितताएं आ जाए तो हम जब प्लानिंग को, अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करें तो पूरा प्लान इधर उधर फैल जाता है, फिर उसे समेटना पड़ता है, फिर नए ढंग से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि उसमें लोच का अभाव नहीं होता है। भारी पूंजी विनियोग। सबसे पहले इसमें पूंजी लगाना पड़ती है, निर्णय में देरी हो जाती है, क्योंकि प्लानिंग करी होती है, उस प्लानिंग के हिसाब से जब चलते हैं तो निर्णय लेने में हमेशा देरी हो जाती है। तो ये थी हमारी समस्याएं। अब जब जहाँ समस्याएं हैं वहाँ पर उनको सुलझाने के कार्य भी हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक वो इसी पर है, नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव। इन समस्याओं को समझ लीजिए, इन समस्याओं को सुलझाने के सुझाव नीचे दिए हुए हैं। सुझाव सबसे पहला क्या, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मोटिव हो, वो स्पष्ट रूप में होना चाहिए कि हमें यही कार्य करना है, इस लक्ष्य को पूरा करना है, अचीव करना है। अगला है नियोजन वर्तमान वातावरण के अनुरूप होना चाहिए। नियोजन कैसा होना चाहिए, भविष्य के कार्यों को पूरा करने के लिए भी जो वर्तमान में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके अनुरूप हमें अपना नियोजन, अपने प्लानिंग करना चाहिए।
नियोजन क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। क्षमता के अनुरूप का मतलब यह है कि हमारे पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों की क्या कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से किस तरह से कार्य हो सकता है, कितना उत्पादन हो सकता है, उसी हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग तो हम करना है 50,000 प्रोडक्शन करने के लिए, हमारे पास क्षमता 10,000 की है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी हमारे संसाधनों में क्षमता है, जितनी हमारे लोगों में क्षमता है, हमारे कारीगरों में क्षमता है, हमारे कर्मचारियों में क्षमता है, उसी हिसाब से हमें प्लानिंग करना चाहिए। तो ये हमारे प्लानिंग के सभी हमारे टॉपिक थे जिसको मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। इसके बाद आई होप, मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। तो ये प्लानिंग की पूरी है, आप इसे उतार सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको प्लानिंग की विशेषताएं और उसकी परिभाषा बताई। इसमें मैंने महत्व, उद्देश्य, समस्याएं और उसके नियोजन, उसके सुझाव, समस्याओं के सुझाव भी आपको बताएं। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर पूरी तरह खत्म होता है। अगला चैप्टर अगली वीडियो में।